सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को PMBY सॉफ्ट जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। PMBY का फॉर्म भरते समय कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो वो देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि लाभार्थी का जो नाम है वो आप लोगों को आधार के अनुसार उसमें फिल करना है। दूसरी चीज़, उसकी LMP तिथि है ना, वो ANC तिथि से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि LMP डेट अगर जनवरी की है तो ये तो नॉर्मल बात है कि ANC तिथि उसकी जनवरी के बाद की आएगी। अगर इसमें गलत है जैसे, तो इसको ध्यानपूर्वक करें। LMP तिथि हमेशा ANC तिथि से अधिक होनी चाहिए। अगली चीज़, ANC तिथि LMP तिथि से 6 महीने के बाद की नहीं हो सकती है। यानी मान लो LMP मान लो जनवरी 24 की है और उसकी ANC जून 24 की है, तो जून 24 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी तो कोई गर्भवती महिला नहीं है जिसकी जांच या उसका टीकाकरण 6 महीने हो गए और एक भी टीका नहीं लगा हुआ हो। तो ऐसा तो लाभार्थी बिल्कुल रेयर होता है, बाकी होता नहीं है ऐसे। इसलिए ANC तिथि में और LMP तिथि में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगली इसमें यह है कि जो लाभार्थी की जो आयु है वो LMP तिथि 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो LMP तिथि में जो डेट आएगी वो 18 वर्ष से कम वाली का भी ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और अगर 55 वर्ष से ज़्यादा है तो भी ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगली चीज़ है कि आप जिस लाभार्थी का पंजीकरण कर रहे हो वो 570 दिन के भीतर होना चाहिए। अगर 570 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो भी आप लाभार्थी का फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसमें यह है जैसे कि बच्चे की जो जन्म तिथि है और उसका पंजीकरण तिथि है तो 270 दिनों के भीतर होनी चाहिए बच्चे की जन्म तिथि। तो 270 दिन तो ये, और 300 दिन ऊपर के, यानी ये टोटल मिला के हो गए 570 दिन। तो इनसे ऊपर अगर किसी लाभार्थी का बच्चे का हो गया दिन तो वो फॉर्म आप लोग फिल नहीं कर सकते हो। अगली इसमें है आधार NPCI मैप किया गया हो। इसमें ये है कि NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसमें यह होता है कि कोई भी जो सरकारी योजना होती है उसका आप लाभ लेते हो तो इसके ज़रिए आपके अकाउंट में पेमेंट आता है NPCI के ज़रिए। तो NPCI के लिए क्या करना है, एक तो आप लोगों को, आप जब भी लाभार्थी का फॉर्म भरो सबसे पहले लाभार्थी को आप लोग बोल दिया करो कि आपका आधार है ना खाते से जुड़वा ले। दूसरी चीज़, NPCI के लिए क्या करना है, आप लोगों को लाभार्थी को बोलना है कि आपका आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और पैन कार्ड, तीनों की फ़ोटोकॉपी आपकी जो बैंक शाखा है वहाँ ले जाइए, और वहाँ पर आप लोगों को लाभार्थी को उसको बोलना है, बैंक मैनेजर को, कि मेरे खाते में NPCI चालू करनी है। अगर खाता खुला हुआ है तो आपका उसमें, तो वो NPCI को एक्टिव कर देता है और 2-3 दिन में आप लोगों के NPCI चालू हो जाती है। और अगर आप नया खाता खुलवा रहे हो तो आप लोगों को नया खाता खुलवाते टाइम आप लोगों को एक NPCI का फॉर्म भरना होता है। वो NPCI की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाता है। वो फॉर्म में आप लोगों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड की डिटेल मांगता है, वो आप लोगों को भर देनी है और उस फॉर्म के साथ जमा करा देनी है। तो वो आप लोगों की NPCI भी आपके खाते में एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में अगला है आपका कि आप पात्रता मानदंड दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो उसका ई-श्रम कार्ड हुआ, या अगर BPL का तो BPL राशन कार्ड हुआ, और SC ST का है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, या उसका आयुष्मान कार्ड हुआ। ये इसमें 8 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। उनमें से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप लोगों को, लाभार्थी के पास जो अवेलेबल है उसको आप लोगों को इसको अपलोड करना अनिवार्य है। अगली चीज़ इसमें यह है कि जन्म के समय टीकाकरण की तिथि बच्चे की जन्म तिथि के बराबर या उसके बाद होनी चाहिए। यानी जन्म के समय जो BCG का टीका लगता है तो जो BCG का टीका या तो सेम डे लगता है या दूसरे दिन लगता है। ठीक है, या तो बच्चे की जन्म तिथि आई हुई उसके दिन लग जाएगा या दूसरे दिन लगता है।
इसमें आगे ये बोल रहा है कि छठे सप्ताह का टीकाकरण तिथि बच्चे की जन्म तिथि और 10वें सप्ताह की टीकाकरण तिथि के भीतर होनी चाहिए। यानी जो अपने उसमें 4 टीकों की एंट्री करते हैं, पीएमवीवाई का फॉर्म भरते हैं तब, एक तो जन्म के समय का, एक छठवें सप्ताह का, और एक 10वें सप्ताह का, और एक 14वें सप्ताह का। यानी बीसीजी हो गया, पेंटा फर्स्ट हो गया, पेंटा सेकंड और पेंटा थर्ड। छठवें सप्ताह पर पेंटा फर्स्ट हो गया, और 10वें सप्ताह पर पेंटा सेकंड हो गया, और 14वें सप्ताह पे पेंटा थर्ड हो गया। तो इसमें ये दिया गया है इंस्ट्रक्शन में, भाई जो छठे सप्ताह का जो टीकाकरण है वो बच्चे की जो जन्म तिथि है वहाँ से लेके और 10वें सप्ताह की जो टीकाकरण तिथि है इनके भीतर होनी चाहिए। तो वो तो ले लेगा आपका छठवें सप्ताह का। भाई इतना लेट भी नहीं होता है ना, जैसे मान लो कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, वो टीकाकरण छठवें सप्ताह पर फिक्स नहीं लगता है, वो लेट भी हो जाता है, तो उसमें जो बच्चे की जन्म तिथि है वो डेट और जो पेंटा सेकंड का टीका लगने वाला है उससे पहले के टाइम में वो तारीख आनी चाहिए, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगली चीज़, जो आप पेंटा सेकंड जो टीका लगा रहे हो 10वें सप्ताह का, उसमें छठे सप्ताह से टीकाकरण की तिथि से लेकर जो 14वां पेंटा थर्ड वाला है उसके दोनों के बीच की होनी चाहिए, है ना। यानी जो टीका लग रहा है उसमें 1 महीने का अंतर तो होना ही चाहिए, 28 दिन का अंतर। फिर है 14वें सप्ताह का टीकाकरण। अब इसमें ये दे रखा है कि 14वें सप्ताह का टीकाकरण की बच्चे की तिथि है ना, जो बच्चे की जो डीओबी है वो 98 दिन, 98 फिक्स दिन या इससे अधिक या इसके बराबर होनी चाहिए उसकी डीओबी से, बच्चे की जन्म दिनांक से 14वें सप्ताह का टीका। ये इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अगली चीज़ इसमें, मतलब एक दिन में आप 3 फॉर्म भी पंजीकरण कर सकते हो। ये देखो, एक दिन में अधिकतम 3 सफल पंजीकरण किए जा सकते हैं। एक दिन में आप 3 फॉर्म भर सकते हो। एक ही एलएमपी तिथि और आधार संख्या के साथ दोबारा पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। मान लो एक ही सेम डेट में उसकी एलएमपी है और सेम ही आधार संख्या है, तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। वो पहले उसमें आएगा कि पहले से ही लाभार्थी पंजीकृत है, ये एरर पहले से ही लिखा हुआ आ जाएगा। अगली चीज़ है कि किसी विशेष गर्भावस्था में जीवित बच्चों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। यानी मान लो कि कोई डिलीवरी हुई है तो उसमें गर्भावस्था के दौरान जीवित बच्चों की संख्या है वो 4 हो सकती है, 4 से अधिक नहीं हो सकती है। अगली चीज़ है इसमें, दूसरी लड़की के मामले में जीवित बच्चों की संख्या 1 नहीं हो सकती। तो क्योंकि एक क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब लड़की का अपन जो सेकंड डिलीवरी का जो फॉर्म भरते हैं वो कब भरते हैं अपन, डिलीवरी होने के बाद, पेंटा थर्ड टीका लगने के बाद। तो उसमें एक तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चा तो पहली डिलीवरी का है और अगला बच्चा ये हो गया, तो 2 होंगे ना उसमें। तो दूसरी लड़की का फॉर्म भरोगे तो उसमें जीवित बच्चों की संख्या 1 नहीं आएगी, 2 आएगी उसमें। अगर 1 भरोगे तो वो फॉर्म फिर आप लोगों का सबमिट नहीं होगा। अगली लास्ट चीज़ में इसमें यह है कि पहले बच्चे के मामले में जीवित बच्चों की संख्या इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी आप फर्स्ट डिलीवरी का फॉर्म भर रहे हो, है ना। जैसे मान लो डिलीवरी हुई नहीं है, अभी एएनसी जांच हुई है, आपने पीएमवीवाई का फॉर्म भर दिया फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें तो 0 आएगी, क्योंकि पहली डिलीवरी का भर रहे हो और अभी डिलीवरी नहीं हुई है, गर्भावस्था काल चल रहा है उसका, तो उसमें तो जीवित बच्चों की संख्या 0 आएगी। अगर मान लो बच्चा डिलीवरी हो गई और उसके पेंटा थर्ड टीका लग गया और आपने उसका फर्स्ट फॉर्म बाद में भरा है, तो उसमें जीवित बच्चों की संख्या मान लो 1, यानी उसके सिंगल बच्चा हुआ है या जुड़वा बच्चा हुआ है, तो जो जीवित बच्चों की संख्या आप लोग उसमें लिखोगे ना, वो ही गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या है, ये दोनों सेम आएगी। क्योंकि अगर आप ये अलग अलग भर दोगे तो फॉर्म भी आप लोगों का सबमिट नहीं होगा। जीवित बच्चों की संख्या में आपने 1 लिखा है तो गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या में भी 1 आएगा। अगर मान लो जुड़वा बच्चा हुआ है उसके, तो उसमें जीवित बच्चों की संख्या आपने 2 लिख दी है, तो ऑटोमेटिक ही गर्भावस्था पैदा हुए बच्चों की संख्या में 2 आएगा। और उसमें आप लोगों का लिंग पूछेगा उसमें कि बॉय या गर्ल, उसमें आप लोगों को टिक लगाना है। इसलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इन इंस्ट्रक्शन को आप लोग आसानी से समझ सकते हो। धन्यवाद।